कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जश्न ने रस्म के बीच से ही उसका हाथ पकड़ा और बोला, इस घर पर ही नहीं मेरी बेबी डॉल, इस बंदे पर भी तुम्हारी हुकूमत चलेगी, लेकिन हुकूमत बेशक से तुम्हारी हो, प्यार में मर्जी मेरी होगी। दुनिया हमेशा तुम्हारे कदमों में होगी, लेकिन तुम मेरी बाहों में होगी। इतना कहकर उसने वो अंगूठी अति के हाथों में पहना दी। अति के गाल शर्म से लाल हो गए थे। जश्न का सबके सामने यूं कहना उसे शर्म की चाशनी में डूबने पर मजबूर कर गया। मनीषा और ज़्यादा देर वहाँ खड़ी नहीं रह पाई और उतरा हुआ मुँह लेकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ आंखों में गुस्से की आग लिए नियति रागिनी की तरफ देख रही थी। क्या कहा था आपने कि अगर मैं जश्न को छोड़कर चली जाऊंगी तो वो पागल हो जाएगा, जी नहीं पाएगा मेरे बिना और तिल तिल कर मरेगा मेरे प्यार में। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? देखा आपने कैसे उसने उस लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा। मेरे प्यार का भूत उसके सिर से इतनी जल्दी उतर गया। मेरी याद में तड़पने की बजाय वो तो किसी और से शादी कर उसके साथ रस्में निभा रहा है। क्या कहा था उसने? हाँ, गृह प्रवेश, प्रवेश माई फुट। वो कमरे में इधर उधर टहलते हुए बोल रही थी। उसका पूरा बदन गुस्से से कांप रहा था और बेकाबू होते हुए वो कुछ भी बोल रही थी। आज तक किसी ने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की और उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे, नियति अग्रवाल को। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने उसे जितने हल्के में लिया वो उतना पागल भी नहीं है। बहुत तेज निकला वो। मेरे जाते ही उसने हमारी शादी को ख़त्म कर दिया। मैंने सोचा था मेरी याद में रो रो कर वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसने तो हमारी शादी ही ख़त्म कर दी। पर नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं चाहे जो मर्जी करूं, लेकिन कोई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को भी छोड़कर जाऊं, लेकिन कोई मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो उस लड़की के साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। वो अभी भी गुस्से में बोल रही थी। उसे यूं देखकर रागिनी अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, शांत हो जा नियति, ये वक्त दिमाग से काम लेने का है। ऐसे खुद पर काबू खोकर हम जश्न को काबू नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर नियति ने फिर से उनकी तरफ देखा और खींचते हुए बोली, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या कहा था आपने कि मैं वापस आ जाऊंगी तो वो पागलों की तरह मेरे पीछे पीछे फिरेगा, मेरा दीवाना बनकर घूमेगा, मेरे वापस आते ही वो अति को छोड़ देगा। लेकिन हुआ क्या? उसने तो उससे शादी कर ली और अब सबके सामने उसे अपनी बीबी भी मान लिया। अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए क्या करूं? सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो और फिर प्रॉब्लम दूर करने की बजाय प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर दो, रागिनी ने बड़े सातिर अंदाज से कहा। तो नियति उनकी तरफ देखने लगी और फिर अगले ही पल कुछ समझते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। अति और जश्न ने सारी रस्में कर ली थी और रस्मों के बाद नाश्ता करवा कर जश्न अति को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया। उसी कमरे में जहां वो दोनों नियति के आने से पहले रहते थे। अति वहां आकर बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि अब वहां पर पहले जैसी नियति की एक भी तस्वीर नहीं थी। और उससे भी ज़्यादा हैरानी अति को अपनी और जश्न की तस्वीरों से हुई, जो सभी दीवारों पर सजी थी। पर ये तस्वीरें ली कब गई? उसने हैरानी से जश्न की तरफ देखा, जो उसे गोद से नीचे उतार खुद धोती उतार शॉर्ट्स पहनने में बिजी था। उसने ऊपर भी एक बनियान पहन ली थी, जो कि वो बहुत कम ही पहनता था। और एक राज की बात ये भी थी कि अति को उसका वो चौड़ा सीना, उस पर बने एब्स और वो चमकते हुए कर्व ही तो सबसे ज़्यादा पसंद थे। लेकिन आज तो जश्न ने बड़ी बेरहमी से उन्हें ढक लिया था। जश्न ने उसे खुद की तरफ देखते हुए देखा तो उसके पास आया और बोला, कॉलेज तो आज तुम्हें जाना नहीं है, इसलिए थोड़ी देर आराम कर लो। और इतना कहकर ही वो जाकर बेड की एक साइड लेट गया। अति उसके बर्ताव से हैरान रह गई। उसकी नींदें उड़ा देने वाला शख्स उसे सोने के लिए कह रहा है। पर आप पहले मुझे ये बताइए कि ये सब आपने कब करवाया और हमारी शादी रजिस्ट्रार कब हुई और कैसे? क्योंकि मैं तो अभी 18 ईयर्स की भी नहीं हुई हूँ। वो कमर पर हाथ रखकर जश्न से सवाल कर रही थी। उसकी मासूमियत भरे एटीट्यूड पर जश्न मुस्कुराया और बोला, जितना ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी था बता दिया। तुम्हारे छोटे से दिमाग में सिर्फ इतनी ही चीज़ें आ सकती है। इससे ज़्यादा रखने की कोशिश करोगी तो दिमाग फट जाएगा।
इसलिए बेहतर है चुपचाप सो जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, वरना फिर से चक्कर खाकर बेहोश हो जाओगे। मतलब आप मुझे ऐसे कुछ नहीं बताएंगे, अति ने कहा। लेकिन इस बार तो जश्न ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अति एक पल के लिए उसे देखती रही और फिर कपड़े बदलने चली गई। बाथरूम से बाहर आकर वो धीमे कदमों से जश्न की तरफ बढ़ी और जश्न की बनियान को पकड़कर उसके अंदर ही घुस गई। जश्न मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं और उसकी अतरंगी हरकत देखता रहा। अब जब तक आप मुझे सब बता नहीं देते मैं आपके साथ ही चिपकी रहूँगी, ना खुद सोऊंगी ना आपको सोने दूंगी। वो उसकी बनियान के अंदर से उसकी गर्दन के पास तक आकर बोली। लेकिन उसकी बात सुनकर जश्न पलटा और बोला, तुम्हारी तो सज़ा में भी मज़ा है, पर बेबी डॉल मेरा मज़ा तुम्हारे लिए सज़ा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अति को एहसास हुआ कि जश्न से यूं लिपटकर वो खुद भूखे शेर के आगे शिकार बनकर आई है। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। मुझे नींद आ रही है, उसने बेचारेपन से कहा। पर अब मुझे तो नींद नहीं आ रही। आप बार बार ऐसे आंखें खोलिए और बंद कीजिए, जल्दी आ जाएगी आपको नींद, उसने अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए कहा। अच्छा ऐसा क्या? अति ने जवाब दिया और उसकी बनियान से निकलने लगी, लेकिन जश्न ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और मुस्कुराते हुए बोला, पर अब मेरा मूड बदल गया, अब तो ना मैं खुद सोऊंगा ना तुम्हें सोने दूंगा। ऐसे कैसे? ऐसे, जश्न ने कहा और उसकी गर्दन पर झुककर उसे चूम लिया। अति एकदम से कांपने लगी। जश्न की गर्म सांसें उसे अपने गर्दन पर रेंगती हुई महसूस हो रही थी। उसे बर्दाश्त करना अति के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो अटकते हुए बोली, मुझे सोना है, पर अब मैं सोने के मूड में नहीं हूँ। कहते हुए जश्न उसकी ठोड़ी से होते हुए उसके लबों की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल जश्न ने अति के होठों को लॉक कर दिया और वो दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुँच गए, अपने प्यार की दुनिया में। जश्न का प्यार हमेशा अति को काबू खोने पर मजबूर कर ही देता था और उसको खुद की रोकने की सारी कोशिशें बेकार हो जाती थी। आखिर जब अति की सांसें बंद होने लगी तो जश्न ने उसे छोड़ा। उसके चेहरे पर छाया नूर और सुर्ख लाल लब बता रहे थे कि ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं थी। दोनों के बीच जो भी हो रहा था वो सिर्फ प्यार था। अति अब उसकी तरफ देख रही थी और जब जश्न की नज़रें वो खुद पर और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने अपनी नज़रें झुका ली। जश्न जहाँ अपनी बेबी डॉल की मासूमियत पर फिदा था तो उसका यूं शर्मा जाना भी उसकी जान निकाल देता था। जश्न ने उसे वापस पलटकर अपने ऊपर किया, जिससे वो उसके सीने पर लेट गई। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए थे, क्योंकि बनियान में होने की वजह से उनके अंदर हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। अब अगर तुम सोई नहीं तो फिर नींदें कैसे उठती है, तुम्हें ये समझाने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, जश्न ने कहा। तो अति ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और इस तरह एक्टिंग की जैसे ना जाने वो कब से सो रही है। जश्न मुस्कुराया और उसके सिर पर हल्की हल्की थपकी देने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे सच में नींद आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसके लिए अति का सोना ज़रूरी था। वो नहीं चाहता था कि अति अपने दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर ले, और ना ही वो अति के सामने ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे उसकी मासूमियत पर फ़र्क पड़े। अपने बेबी डॉल को वो हमेशा बेबी डॉल ही बने रहने देना चाहता था, और हुआ भी ऐसा ही। थोड़ी देर में ही अति गहरी नींद में सो गई। जश्न ने उसे बनियान से निकालने की बजाय वो बनियान खुद पर से ही उतार दी और उसके माथे को चूम कर बेड से उठा और फिर टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आया। नियति, रागिनी और मनीषा के साथ हाल में ही बैठी थी। जश्न भी सीढ़ियाँ उतरते हुए उनकी तरफ आया। जश्न को अपने सामने देखकर नियति अपनी जगह से उठी और बोली, मैंने सोचा नहीं था आप इस तरह से बदल जाएंगे। मौसम और इंसान की फितरत है बदलना, मैं बदला तो कौन सा गुनाह हो गया? गुनाहगार तो आपने मुझे बना दिया, ना चाहते हुए भी मुझ पर ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाकर। कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने, जो सच था वो तुम्हारे सामने है। उसकी बात सुनकर नियति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, सही कहा आपने, जो सच था वो तो मेरे सामने है, और मैं आज तक एक झूठ में ही जीती रही कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे बिना मर मर कर जी रहे होंगे। आपको आज भी अपनी नियति का इंतज़ार होगा, लेकिन आप तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। मुझे ढूंढने के बजाय आप तो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढ रहे थे।
वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुक जाती। पर आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, और अगर प्यार सच्चा हो तो कभी भूला नहीं जाता और कभी किसी और को अपने महबूब की जगह नहीं दी जाती। उसके सवाल पर जश्न चुप रहा और उसे देखता रहा। नियति उसका जवाब चाहती थी, लेकिन उसके जवाब का सबसे ज़्यादा इंतज़ार अति को था, जो ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी थी और जश्न और नियति की बातें सुन रही थी। दीजिए जवाब, आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, मुझ पर जान छिड़कते थे ना, मेरे दीवाने थे, तो अब आपकी वो दीवानगी कहाँ गायब हो गई? या फिर वो सब कुछ झूठ था और अब जो अति के लिए है वो भी एक झूठ ही है, जो वक्त के साथ साथ एक बार फिर से बदल जाएगा? नियति ने सवाल किया तो जश्न उसे देखता रहा, लेकिन इस जवाब का इंतज़ार और भी किसी को बहुत बेसब्री से था, और वो थी अति, जो ऊपर रेलिंग पर हाथ टिकाए खड़ी थी। तुम्हें इस बात का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन शायद इस जवाब की ज़रूरत किसी और को भी है, इसलिए सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। कहते हुए जश्न ने हल्का सा ऊपर की तरफ देखा तो अति चौंक गई, पर वो डर कर पीछे भी नहीं हट सकी, क्योंकि उसे सुनना भी था जश्न का जवाब। प्यार, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगा कि मुझे तुमसे प्यार है। मैं दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे घूमता था, मुझे लगता था कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, लेकिन जब तुम गई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मरना तो दूर, मुझे तो बुखार तक नहीं हुआ, और तब मुझे समझ आया कि वो सब सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, जो वक्त के साथ कम होती गई। पर जब मैंने अति को पहली नज़र देखा तो बस देखता ही रह गया, उसमें इस कदर खोया कि खुद गुम सा हो गया। उसे बस अपने साथ ले आया। उसका दूर जाने का सोचकर ही मेरी सांसें अटकने लगती हैं। तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता था, लेकिन अति का साथ सुकून देता है। तुमने मुझे खुद को भुला दिया था, लेकिन उसके साथ मैं दुनिया भूल जाता हूँ। अति और मेरे बीच क्या है वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, और ये कहीं से भी वो नहीं जो तुम्हारे और मेरे बीच था। इसकी ना मैं तुलना कर सकता हूँ और ना ही इसको माप सकता हूँ। ये बेइंतहा है, ये मोहब्बत है जो मैं ना तुम्हें समझा सकता हूँ और ना ही किसी और को, क्योंकि जिन्हें इसे समझने की ज़रूरत है वो ये अच्छे से समझ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इन दूरियों का फ़र्क मुझे नहीं पड़ा तो इनका कुछ खास असर मुझे तुम पर भी नहीं दिखाई देता। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे बिना अकेली थी, उदास थी, बेजान थी, और वहीं मेरा खामोश रहना भी किसी को तड़पाने लगता है। कहते कहते ही उसने एक बार फिर से ऊपर की तरफ देखा तो अति की आंखों में आंसू देखकर उसका भी दिल जलने लगा, लेकिन उसे सुकून था इस बात का कि उसका कहा एक एक शब्द सच है। उसे देखते देखते ही अति ने अपने आंसू साफ किए और अंदर चली गई। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और नियति की तरफ देखने लगा। उसके जवाब से नियति पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। उसने हल्का सा व्यंग से मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब बातें हैं, जब 2-4 दिन तुम उसके साथ गुजार लोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मुझ में और उसमें बहुत फ़र्क है। वो कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं, और फिर तुम बहुत पछताओगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ। उसकी बात से नियति के होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि जश्न उसे यहाँ से जाने के लिए कह देगा, इसलिए जल्दी से उसने अपने चेहरे के भाव बदले और थोड़ा सा जश्न के करीब आते हुए बोली, आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास रहूँगी? उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और बोला, जिसका खुद बात बात पर बात करने का लहजा बदल जाए उसे मेरे बदलने से दिक्कत है। नियति मोसा बनाकर उसे देखती रही और जश्न बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला गया। रागिनी जल्दी से नियति के पास आई और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। मनीषा उन्हें देखती रही और बोली, यहाँ कोई भी नॉर्मल तरीके से किसी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाता है? एक वो अति है जो बात बात पर गोद में सवार हो जाती है, और दूसरी ये नियति है जो बस पतंग की तरह उड़ती रहती है। आप मुझे खींचकर यहाँ क्यों ले आई? जो भी कहना था वहीं हाल में भी तो कह सकती थी ना, नियति खींचकर बोली। रागिनी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और नियति के सामने आकर बोली, शायद तुम भूल रही हो, यहाँ पर सिर्फ दीवारों के कान ही नहीं, मुंह और एक बंद दिमाग भी है जो किसी के भी सामने जाकर खुल सकता है। ठीक है, कहिए क्या कहना है आपको?
मुझे तो सिर्फ कहना है, लेकिन करना तुम्हें है। जश्न की चुप्पी का मतलब है उसने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, लेकिन उसका मूड कब बदल जाए कोई नहीं बता सकता। इसलिए उसके मूड बदलने से पहले पहले तुम इस घर में अपनी जगह बदल लो, टेम्पररी से परमानेंट हो जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वरना आज तो सिर्फ उसने यहाँ से जाने की बात कही है, कल को धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इसलिए वक्त रहते एक बार फिर से उसे और इस घर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। रागिनी ने अपनी बात कह दी तो नियति भी सोच में पड़ गई। दोपहर का वक्त हो चला था। अति जश्न का जवाब सुनकर वापस कमरे में आ गई थी और चुपचाप सो गई थी। अब वो उठी और कमरे में इधर उधर टहलने लगी। बात तो ये थी कि उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन वो नीचे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि 3 दिगड़ी के मुंह वो लगना नहीं चाहती थी। कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो तैयार होने लगी। वहीं दूसरी तरफ जश्न अति के सोते वक्त कमरे में आया था, लेकिन फिर उसे आराम से सोते देख वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। अति तैयार होकर नीचे आई और सीधा घर से बाहर चली गई। उसे यूं बाहर जाते देख रागिनी ने मनीषा की तरफ इशारा किया तो वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे भागी। अति ने ड्राइवर से उसे जश्न के ऑफिस लेकर जाने को कहा तो ड्राइवर उसे लेकर चला गया और ये बात मनीषा ने आकर रागिनी और नियति को बता दी तो नियति ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ जश्न के ऑफिस में फ़ोन किया। जैसे ही जश्न के ऑफिस में अति पहुंची, ऑफिस देखकर ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। ड्राइवर और बॉडीगार्ड सब बाहर ही रुके थे क्योंकि उसने उन्हें साथ आने से मना कर दिया था। आज वो जश्न को सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो अंदर आई तो रिसेप्शन पर जाने की बजाय खुद ही जश्न के केबिन को ढूंढ रही थी कि एक लड़की ने आकर उसका हाथ पकड़ा और बाहर रिसेप्शन की तरफ खींचते हुए लेकर आई। अति उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़की बस उसे लगातार खींचे ही जा रही थी। चोरनी चोरनी, देखो सब कैसे चोरी के इरादे से ये चोरनी हमारे ऑफिस में घुस आई। कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे कहीं की महारानी हो, लेकिन काम चोरों वाले। वो लड़की चिल्लाने लगी। उसका चिल्लाना सुनकर बाकी सब लोग भी इकट्ठा हो गए और अति की अजीब सी नज़रों से घूरने लगे। इसे तो हम पुलिस के हवाले करेंगे, दूसरा शख्स बोला। अति तो उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। उसने उस लड़की से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, कोई चोर नहीं हूँ मैं, मेरा नाम अति है और मैं यहाँ जश्न जी से मिलने आई हूँ। क्यों मिलना है तुम्हें सर से, और फिर ये चोरों की तरह क्यों घूम रही थी तुम? अति कुछ कहती उससे पहले ही वो लड़की फिर से बोली, अरे इस चोरनी की बातों में मत आओ, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, ये पक्का कोई चोरनी ही है और अब पकड़े जाने पर बातें बना रही है। ऐसा ही है तो बताओ तुम्हें जश्न जी से क्यों मिलना था? हद है, मुझे उनसे क्यों मिलना है ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अति ने भी अकड़ते हुए कहा, क्योंकि मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मुझसे परमिशन लिए बिना तुम उनसे मिलना तो दूर उन्हें देख भी नहीं सकती। इसलिए चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी और फिर पुलिस वालों को दिखाना अपनी ये अकड़। उस लड़की ने अति का हाथ एक बार फिर से पकड़कर उसे लगभग खींचकर धकेलते हुए कहा। अंदर जश्न अपने केबिन में बैठा हुआ ये सब देख रहा था। वो कब का बाहर आ जाता, लेकिन वो चाहता था कि उसकी बेबी डॉल खुद से सबको जवाब दे। वो सिर्फ उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता था, उसकी हिम्मत बनकर उसके अंदर ही समाना चाहता था। लेकिन जब अति चुप रही तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर निकला। अति उस लड़की के धकेलने से एक पल के लिए लड़खड़ा गई थी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और उस लड़की की तरफ घूमकर उसे गुस्से से देखने लगी। उम्र में वो लड़की अति से कम 4-5 साल बड़ी होगी, लेकिन अति के एक कड़कते हुए थप्पड़ ने सब फासले मिटा दिए थे और साथ ही वहाँ खड़े सब लोगों की हंसी भी बंद कर दी थी। मेरे पति की पर्सनल असिस्टेंट हो तो उनकी पर्सनल असिस्टेंट ही बनकर रहो। मेरे सामने ज़्यादा ओवर एक्टिंग की तो जॉब से हाथ धोएगी, मुँह भी तुड़वा बैठोगे। और रही बात मेरी अकड़ की, तो जिसकी पर्सनल असिस्टेंट तुम हो, मेरी अकड़ तो उन्हें भी झेलनी पड़ती है, तो तुम क्या चीज़ हो? अति ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा और इतने में ही उसकी नज़र जश्न पर गई, जो थोड़ी दूर से उन्हें ही देख रहा था। वो लड़की अपने गाल पर हाथ रखकर अति को घूर रही थी और बाकी सब लोग भी। जो अति ने कहा था और जिस एटीट्यूड से कहा था, उसके बाद कोई भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
जश्न आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही अति उसकी तरफ आई और बोली, सबसे पहले तो आप अपनी पीए बदलिए, और हाँ, इस बार ये पोस्ट किसी लड़के को देना। जो हुक्म मेरी बेबी डॉल का, जश्न ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। तो सब हैरान रह गए और बड़ी बड़ी आंखें लिए जश्न और अति को देखते रहे। एक की जॉब तो चली गई, बाकी सबको भी अपनी नौकरी गंवानी है क्या? जश्न ने गुस्से से कहा। तो सब एम्प्लॉय पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए, सिवाय उस लड़की के जो अभी भी गाल पर हाथ रखकर अति को देख रही थी। लेकिन अति ने जश्न का हाथ पकड़ा और उस तरफ बढ़ गई जहाँ से जश्न आया था। जश्न अति के साथ केबिन की तरफ बढ़ गया तो वो लड़की रिया गाल पर हाथ रखे कैफेटेरिया की तरफ गई। जाते वक्त सबकी नज़रें उस पर थी और नज़रों के साथ साथ सबके चेहरे पर उसके लिए हंसी भी थी। सबके सामने वो मजाक का पात्र बनकर रह गई थी। उसने अपने फ़ोन से एक फ़ोन मिलाया और बोली, ये बहुत गलत किया मैम आपने मेरे साथ। मैंने आपकी बात मानी क्योंकि आप जश्न सर की वाइफ हैं, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला। अब आप उनकी वाइफ नहीं हैं, उनकी वाइफ तो वो लड़की अति है। आपकी वजह से मेरी जॉब भी चली गई। आपने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। आपकी वजह से ही उस अति ने मुझे पूरे स्टाफ के सामने थप्पड़ मारा और मेरी इतनी बेइज्जती की जिसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। अति ने तुम्हें थप्पड़ मारा? नियति ने हैरानी से सवाल किया। हाँ, और ये सब कुछ हुआ आपकी वजह से। ये सब मैं कभी नहीं भूलूंगी, रिया ने कहा और फ़ोन काट दिया। नियति ने फ़ोन की तरफ देखा और फिर बोली, जितनी भोली तुम शक्ल से लगती हो उतनी हो नहीं। लगता है तुम्हारी इस भोली भाली शक्ल पर ही जश्न फिदा हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ये मासूमियत का नकाब तुम्हारे चेहरे से हटाऊंगी और तुम्हारी ये चालाकी वाला चेहरा उसके सामने लाऊंगी। तभी वो वापस मेरे पास आएंगे, और एक बार वो मेरी मुट्ठी के अंदर आ गया तो तुम इस घर से बाहर। जश्न अति को अपने केबिन में ले आया और केबिन का दरवाज़ा बंद कर उसे कमर से उठाकर टेबल पर बिठाते हुए बोला, मेरी बेबी डॉल ऑफिस में आई। मेरे बिना रहा नहीं गया था, मुझे देखने की तलब हो रही थी। अति ने मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनी और अपनी बाहें उठाकर उसकी गर्दन में डालने लगी, लेकिन फिर एकदम से उसके सीने पर अपने हाथ रख उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे जख्म लड़खड़ा गया और हैरानी से अति की तरफ देखने लगा। अति भी जल्दी से टेबल से नीचे उतरी और अपना हाथ जश्न की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, वैसे तो ये जनाब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्यार करता हूँ तुमसे, बीबी हो तुम मेरी, और ऑफिस में आपकी पर्सनल असिस्टेंट तक को भी मेरे बारे में नहीं पता। मुझे आपके केबिन तक आने नहीं दे रहे थे वो लोग, और क्या धमकी दी थी उन्होंने मुझे, हाँ, पुलिस में गिरफ्तार करवा देंगे। उधर वो पुलिस वाले कूट कूट कर मेरी चटनी बना देते, और इधर इन जनाब को मुझसे ये चाहिए कि मेरे बिना रहा नहीं गया या देखने की तलब हो रही थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपने करीब आते देख अति वहाँ से हटने लगी, लेकिन जश्न ने उसे पकड़ा और फिर से कमर से उठाकर टेबल पर बिठा दिया और इस बार खुद उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर बोला, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बेबी डॉल को हाथ लगा दे? दुनिया में रहना नहीं क्या उन लोगों ने? और तुम क्या चाहती हो? हर तरफ पर्चे छपवा दूं कि ये छोटी सी बेबी डॉल मेरी बीबी है? छोटी नहीं हूँ, पूरी 17 साल की हूँ मैं। और हाँ, बात मत बदलिए। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते को लेकर हमेशा चुप रहते हैं। आप मुझे अपनी बीवी मानते तो हैं, लेकिन दुनिया के सामने तो अभी भी मैं आपकी बीवी नहीं हूँ ना। आपकी बीवी तो वो नियति। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही जश्न ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अति की सांसें तेज हो गई थी। जश्न ने उसके होठों पर हल्की सी उंगली रफ की और बोला, मेरी बेबी सिर्फ तुम हो, मेरे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। मेरे लिए पूरी दुनिया मैटर नहीं करती, लेकिन अगर तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है तो तुम्हारी हर बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। अति उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देख रही थी। वो पीछे की तरफ बैंड हो रही थी और जश्न उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने अति को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो अति एक झटके से उसके सीने पर आ लगी। अब मेरी बात का जवाब भी दो ना, यहाँ आने का कोई कारण? क्योंकि अति खींचते हुए बोली। क्योंकि जश्न भी उसकी तरह ही बोला। क्योंकि मैं बोर हो रही थी, अति ने उसे ज़ोर से हंसते हुए जवाब दिया और जल्दी से उसे धक्का देकर नीचे उतरने लगी।
लेकिन इस बार जश्न अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। अति ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। उसकी चालाकी हमेशा की तरह जश्न के आगे फेल हो चुकी थी। अब आगे जो सितम जश्न उस पर करेगा, उससे बचकर वो कहाँ जाए और कैसे जाए। फिलहाल तो उसके दिमाग में यही चल रहा था। वहीं जश्न मुस्कुराकर उसके ऊपर झुकना शुरू हुआ तो अति बैंड होकर नीचे होने लगी। वो पीछे से टेबल पर झुकती जा रही थी और जश्न उसके ऊपर झुक रहा था। मुझे 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 घर जाना है। क्यों? जश्न ने मदहोशी भरे लहजे में पूछा। अति की सांसें तेज होने लगी थी और धड़कनों का शोर बढ़ता जा रहा था, जो बड़ी मुश्किल से बोली, काम है मुझे घर पर। तो यहाँ आई ही क्यों थी? जश्न ने उसकी गर्दन पर अपने लब हल्के से चलाते हुए पूछा। मुझे याद आ रही थी आपकी। आखिर अति पिघल गई। उसका जवाब सुनकर जश्न मुस्कुराया और उसकी तरफ देखने लगा। अति भी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन अब शर्म के मारे उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे और चेहरे पर छाई मंद मंद मुस्कुराहट जश्न को पागल कर रही थी। और इस पागलपन का एक ही इलाज था। जो सांसें बढ़ी हुई थी अब आपस में घुलने लगी। कब अति बैंड होती हुई पूरी तरह से उस टेबल पर लेट गई, उसे पता ही नहीं चला। और अब जश्न भी पूरी तरह से उसके ऊपर झुका हुआ था। अपनी बेबी डॉल को चूम कर वो अपनी और अपनी बेबी डॉल दोनों की प्यास को बुझा रहा था। फ़ोन की आवाज़ सुनकर वो होश में आया। ऑफिस में होते हुए वो आगे कैसे बढ़ सकता था? जिस इंसान का खुद पर हद से ज़्यादा कंट्रोल था, अति ने उस इंसान को भी बेकाबू कर दिया था। अति तो अब जश्न की तरफ नज़रें भी नहीं उठा पा रही थी। वो टेबल पर से उठी। जश्न ने फ़ोन उठाया और बात करने लगा। अति को भी ये मौका सही लगा तो वो जल्दी से केबिन से ही बाहर निकल गई और फिर पार्किंग एरिया में आकर ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गई। जश्न फ़ोन पर बात करते करते ही कैमरे से सब कुछ देख रहा था, तो वो अति को ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ जाते देखा तो बिल्कुल निश्चिंत था। वो फ़ोन काट कर उसने एक फ़ोन और मिलाया और कुछ इंतज़ाम करने के लिए कहा। उसकी बेबी डॉल कोई डिमांड करे और वो पूरा ना करे तो क्या फ़ायदा जश्न सिंह शेखावत होने का। अति मुस्कुराते हुए घर में आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर नियति बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन अति ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर जैसे ही वो बेड पर लेटी, उसे अपने और जश्न के साथ में बिताए हसीन पल याद आने लगे, लेकिन कुछ सोचते हुए उसकी सांसें तेज हो गई और जो जश्न करने जा रहा था उसे सोच सोच कर अब उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। जश्न ने फ़ोन पर किसी से कुछ इंतज़ाम करने को कहा था, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो भी फ्री होते ही ऑफिस से घर के लिए निकला। खाना खाते वक्त भी अति जश्न से नज़रें चुरा रही थी। जश्न के लिए पता नहीं, लेकिन अति के लिए ये एहसास बिल्कुल नए थे। जब भी वो जश्न की तरफ देखती थी उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती थी। एक अलग सी धुन उसके दिल के गिटार में बजने लगती थी। इसलिए वो बस प्लेट पर अपनी नज़रें गड़ाए अपना खाना ख़त्म करने पर लगी थी और वहीं जश्न उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। अपने बेबी डॉल के गालों पर छाई लाली से ही वो समझ गया था कि उसके दिल में उसके नाम का शोर मचा हुआ है, जिसे साइलेंट करने की पूरी कोशिश कर रही है उसकी बेबी डॉल। क्योंकि अब जश्न ऑफिस से घर आया था, अति जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई थी। वो चाहता था जल्दी से उसे अपनी बाहों में कस लेता, लेकिन उसकी बेबी डॉल का ये रूप भी उसे दीवाना कर रहा था। खाना खाकर भी अति जल्दी से कमरे में आ गई। जश्न का फ़ोन बजा तो वो बात करते करते गार्डन में टहलने लगा और उधर अति कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट कर यूँ एक्टिंग करने लगी जैसे वो सीधा स्वर्ग सिधार गई हो। जश्न भी बात करने के बाद आया तो अति की एक्टिंग देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया, लेकिन आज तक उसकी बेबी डॉल की उसके आगे कहाँ चली थी जो अब चलेगी। काकरोच काकरोच, जश्न जोर से बोला तो अति बिस्तर से बिजली की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से उछली और सीधा जश्न के पास आकर उससे चिपक गई। मुझे बचाओ, वो चीखते हुए बोली और जश्न से और भी ज़्यादा लिपट गई। किससे बेबी डॉल? काकरोच से। कहाँ है कॉकरोच? जश्न ने थोड़ी भारी और सिडिक्टिव सी आवाज़ में पूछा। आपने अभी तो कहा था काकरोच है यहाँ, अति ने कहा और फिर एक झटके से जश्न से अलग होने लगी।
क्योंकि उसे उसके चालाक पति की चालाकी समझ आ गई थी, लेकिन जश्न ने उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। कितने दुष्ट हैं आप, उसने फिर से कोशिश करते हुए कहा। और तुम कितनी ड्रामेबाज, जश्न ने कहा तो अति अपनी नज़रें चुराने लगी। जश्न मुस्कुराया और अगले ही पल उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिछले जन्म में आप दाई माँ थे क्या, जो बार बार मुझे बच्चों की तरह गोद में उठा लेते हैं? नहीं, दाई माँ तो नहीं था, लेकिन रोमांटिक बहुत था, और इस जन्म में पिछले जन्म के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा। जश्न ने उसे बेड पर लिटाकर उस पर झुकते हुए कहा तो अति की सांसें एक बार फिर से थमने लगी और होठ भी कांपने लगे। उसने साइड हटकर जश्न अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और फिर शर्ट उतार दिया, और अब वो सिर्फ लोअर में था। कमरे का तापमान भी इतना बढ़ चुका था कि एसी भी फेल था। अति बेचारी क्या करे। एक बार फिर से उसके पूरे जिस्म में रोंगटे खड़े होने लगे थे, लेकिन वो हैरान रह गई जब एकदम से जश्न बिस्तर की दूसरी साइड जाकर लेट गया। मतलब है क्या ये इंसान दूसरों को पागल कर खुद डेढ़ से आना बन जाता है। अति उसे देखती रही और इंतज़ार करती रही कि कब वो उसकी तरफ सरक कर उसे अपनी बाहों में भरेगा, लेकिन जश्न ने उसकी तरफ नज़रें भी नहीं घुमाई। आप नाराज़ हैं क्या मुझसे, आखिर उसने पूछ ही लिया, पर जश्न ने कोई जवाब नहीं दिया। आप बात भी नहीं करेंगे मुझसे, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? आप सच में मुझसे इतना नाराज़ हैं क्या कि मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं? उसने हल्की सी रुआंसी होकर कहा तो जश्न उसकी तरफ पलटा और अचानक से बोला, ओह तुम जाग रही थी क्या, मुझे तो लगा तुम सो गई होगी। उसके जवाब से अति को रोना आ गया और वो बच्चों की तरह रोने लगी। जश्न उठा और बोला, जब मैं कमरे में आया तो तब तुम सोने का ड्रामा कर रही थी, और जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया तब भी तुम्हें मेरी गोद से बाहर जाना था। तुम्हें सीने से लगाया तो तुम्हें दूर होना था, इसलिए अब मैंने तुम्हें अकेले सोने दिया। पर मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, आप अपनी बाहों में लेकर सुला दो ना, वो बिल्कुल बच्चों की तरह बोली तो जश्न होठों के अंदर ही हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, उसकी बेबी डॉल भोली भी है और बहुत शैतान भी, पर प्यारी भी बहुत है। कहाँ वो उसे तंग करने की सोच रहा था और कहाँ उसके इन आंसुओं ने उसे ही तंग कर दिया। उसने उसे अपने सीने से लगाया और बेड से लगकर लेट गया। अति उसके सीने में सिर छुपाए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बाकी सब हथियार फेल हो सकते थे, लेकिन उसके आंसुओं का तीर सीधा जश्न के सीने पर लगा। ये सोच उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यूं ही लेटे लेटे दोनों गहरी नींद में सो गए थे। अति के लिए उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से खुशनुमा थी, लेकिन जश्न की ज़िंदगी में अभी भी बहुत उलझनें थी जो वक्त के साथ सुलझने वाली थी, या इनकी उलझनें और बढ़ने वाली थी पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल दोनों एक दूसरे के साथ सुकून से थे। सुबह हुई तो अति ने अपनी आंखें खोली, लेकिन जश्न उसके पास नहीं था। उसने नज़रें घुमाई तो जश्न आईने में खड़ा अपना पसीना पोंछ रहा था। शायद वो वर्कआउट करके आया था। उसके लंबे चौड़े बदन का नज़ारा सुबह सुबह ही अति के जिस्म में खलबली मचाने लगा था। लड़कियां कितनी दीवानी होंगी इस इंसान की, और कितनी ही लड़कियों ने इन्हें प्रपोज भी किया होगा, लेकिन ये सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। इस सोच ने अति को खुद पर गुरूर महसूस करने पर मजबूर कर दिया था। जो किसी के आगे नहीं झुकता वो उसकी हर बात सिर झुकाकर मानता है, और उसकी हर छोटी बड़ी बात से उन्हें फ़र्क पड़ता है। इस सोच ने उसके होठों पर एक मुस्कान ला दी थी। काश वो यूं ही खड़े रहे और मैं आपसे हवा की तरह लिपट जाऊं, मेरी सांसें आपकी सांसों में घुल जाए। जश्न उसे आईने में से देख रहा था। उसने यूं ही खांसने की आवाज़ की तो अति जल्दी से बिस्तर से उठी। क्या हो गया है उसकी आंखों को? छी छी, कैसी बातें सोचने लगी है वो मन ही मन बोली और जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भागी, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करती उससे पहले ही जश्न ने हाथ लगाकर दरवाज़ा बंद होने से रोक दिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मेरे मन की बातें सुन लेते हैं, कहीं इन्होंने मेरी बात तो नहीं सुन ली। अति बड़बड़ाई और तब तक जश्न बाथरूम में अंदर आ गया। वैसे जो तुम सोच रही थी वो भी किया जा सकता है, अति अचानक से बोली। उसके तो भाग ही फूट गए। ये इंसान हकीकत तो दूर, ख्वाबों में भी उसे चैन से कुछ सोचने नहीं देता। और इन्हें कैसे पता चला? अब तो कन्फर्म है, इन्होंने मेरे अंदर माइक फिट करवाया है। चलो ना, दोनों करते हैं। कितने चंट हैं आप, मेरे शरीर में माइक घुसा दिया आपने और मुझे पता भी नहीं चला। वो गुस्से से सूद रुआंसी सी होकर बोली।
मतलब तो मुझे नहीं समझ आता क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा। मैं कुछ भी सोचती हूँ, मन में कुछ भी बोलती हूँ, आपको पता चल जाता है। अब मैं क्या करूँ, आप है ही ऐसे। आपको देखकर मेरे मन में कुछ कुछ होने लगता है तो मैं कुछ भी सोच लेती हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती। अच्छा क्या अच्छा है, सब गंदा है। आप भी तो सारा दिन बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं। अब ऐसे में मेरे मन में ऐसी बातें आती हैं तो मैं क्या करूं। इतना चौड़ा सीना है, अब इस पर फिसलूं ना तो क्या करूं। होठ देखिए अपने, सुर्ख लाल। ऐसे होठ सिर्फ लड़कियों के होते हैं। अब इन्हें देखकर मेरा इन्हें किस करने का मन कर गया तो मैं क्या करूं। अच्छा, और क्या क्या मन करता है तुम्हारा, जश्न ने पूछा। यही कि आप जब भी मेरे पास आते हैं तो मैं आपके सीने से, कहते कहते अति चुप हो गई। वो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाती अगर उसका ध्यान जश्न के होठों पर टिकी गहरी मुस्कुराहट पर नहीं जाता तो। इस आदमी ने मेरा फिर से पोपट बना दिया, ये सोचकर फिलहाल वो बस गुस्से से जश्न को देख रही थी। बहुत बुरे हैं आप, उसने खींचते हुए कहा और वॉशरूम से बाहर जाने लगी। लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। अति एकदम से पीछे खींची चली आई। जश्न ने भी उसे दीवार से लगाया और उसे कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं नहाने की बात कर रहा था, लेकिन जो तुम सोच रही थी वो भी किया जा सकता है, तुम्हें भी अच्छा लगता। अति भी तेज चलती सांसों के साथ उसे देख रही थी। उसने अपना सिर हल्का सा हामी हिलाया तो जश्न मुस्कुराया और बोला, फिर मुझसे दूर क्यों भागती हो। क्योंकि आपके करीब आकर मुझे कुछ होने लगता है, अजीब अजीब सा मन होता है, जैसे कि आपके, वो बोलते बोलते रुक गए, आपके लबों को खा जाऊं। एकदम उसने खूंखार तरीके से कहा। ओह, मेरी बेबी डॉल वाइल्ड कैट बनेगी, जश्न ने मुस्कुरा कर कहा और फिर आगे बोला, तो रुक क्यों जाती हो। क्योंकि मुझे शर्म आती है, अभी भी मेरा मन कर रहा है तो खा जाओ ना मुझे। होगी, मैं भी तो देखूं मेरी बेबी की डिज़ायर कितनी डीप है। मुझे ना कुछ नहीं करना, बस जाना है यहाँ से, साइड होइए आप, अधिक खींचते हुए बोली। ये इंसान तड़पाने में तो अव्वल दर्जे पर है, इसलिए इससे अच्छा है वो यहाँ से बाहर ही चली। जश्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ और भी ज़्यादा कस दिए और अपनी एक उंगली उसके गालों से गर्दन तक लाते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आप अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न ने उसकी बोलती बंद कर दी। उसकी बेबी डॉल कुछ चाहे और वो उसे पूरा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद वो उससे दूर हुआ और उसकी तरफ देखने लगा तो बड़ी अदा से उसने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया तो जश्न मुस्कुराया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी बेबी डॉल उसके ऊपर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, लेकिन उसे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसकी जान उसकी है, आगे वो कभी भी बढ़ जाएगा, लेकिन अभी उसे खुद को थोड़ा रोकना पड़ेगा। पर फिर भी थोड़ा सा शरारती तो वो बन ही सकता है, आखिर वो बीबी है उसकी और उसके साथ शरारत करने का, उसे छेड़ने का हक है उसका। जश्न की बात ने अति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला दी थी। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आए। अति को अपने कॉलेज जाना था और जश्न को ऑफिस। आज उसने अपनी जान के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था जो कि शाम को अति के सामने आने वाला था। नियति, रागिनी, मनीषा और हर्ष सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जश्न और अति भी दोनों साथ ही सीढ़ियों से उतर कर आए। उन्हें साथ देखकर वहां बैठे लगभग सभी लोगों की आंखें जल रही थी, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं थी कि कुछ कह दे। नाश्ता खत्म हुआ तो अति अपना बैग और फ़ोन लेने ऊपर गई। आज जश्न उसे कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा था, इसलिए वो बेहद खुश थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। लेकिन जब वो कमरे से निकलकर वापस सीढ़ियों पर आई तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि नियति जश्न के गले लगकर खड़ी थी। वो उन्हें देखते हुए नीचे आई। जश्न ने नियति के बाजुओं पर हाथ रखे हुए थे। नियति उससे अलग हुई और बोले, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, इस घर में रहने की परमिशन देने के लिए। मैं जानती थी तुम भले ही अब मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन दोस्त तो हम अब भी हैं और सच में मैं अपने दोस्त के लिए बहुत खुश हूँ। कम से कम तुम्हें तो अपने हिस्से की खुशियाँ मिली। जश्न बस हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसने नियति को कोई जवाब नहीं दिया। अति भी वहाँ से जाने लगी कि नियति के शब्द उसके कानों में पड़े, वरना मेरी खुशियाँ तो किसी ने छीन ही ली।
अति के कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई। नियति भी एक शैतानी मुस्कुराहट होठों पर लिए उसे जाते हुए देख रही थी। जश्न अति को ड्रॉप करने वाला था, लेकिन अब अति गुस्से से दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जश्न ने हैरानी से उसे देखा और फिर उस गाड़ी की तरफ आया। इस गाड़ी में नहीं, दूसरी गाड़ी में जाना है हमें, जश्न ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कहा, लेकिन अति ने ना उसकी तरफ देखा और ना ही कोई जवाब दिया। जश्न कुछ पल तो उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन जब अति ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया तो उसने गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और अपनी गाड़ी में बैठकर बिना ड्राइवर के खुद ही बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल गया। अति गुस्से से उसे जाती देखती रही। खुद का गुस्सा गुस्सा और मेरा गुस्सा कुछ भी नहीं। जाइए, रहिएगा ज्वालामुखी बनकर, फूटिएगा लोगों पर, मुझे क्या, गुरिल्ला कहीं के। अति गुस्से से बोल रही थी और ड्राइवर उसकी बातें सुनकर बड़ी मुश्किल से हंसी रोके गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो कॉलेज पहुंची तो उसने ड्राइवर को गाड़ी बाहर रोकने को ही कहा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब सभी स्टूडेंट उसे घूर घूर कर देखते थे। उसे गाड़ी से उतरते देख दूसरी गाड़ी से उसके बॉडीगार्ड्स भी नीचे उतरे, लेकिन वो लोग कॉलेज में घुसते उससे पहले ही अति ने उन्हें रोका और वापस जाने के लिए कहा, अगर तुम लोग मेरे साथ जाओगे तो मैं कॉलेज जाऊंगी ही नहीं, यहाँ से वापस घर चली जाऊंगी। उसने गुस्से से कहा, प्लीज़ मैडम, बॉस के ऑर्डर है कि हमें आपके साथ आसपास ही रहना है, लेकिन मेरा ऑर्डर है कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए फ़ोन करो अपने बॉस को और उन्हें बताओ कि मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए कहा है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं यहीं से ऑटो पकड़कर घर वापस चली जाऊंगी। अति फ़िलहाल खुद ज्वालामुखी बनी हुई थी। उसकी धमकी सुन एक बॉडीगार्ड ने जश्न को फ़ोन मिलाया। आगे से जश्न ने जो कहा उसे सुन तो वो भी हैरान था, लेकिन फ़ोन काटने के बाद उसने अति से सिर्फ इतना ही कहा था, ओके मैडम, जैसे आपकी मर्ज़ी, और वहाँ से चला गया। उसका जवाब सुनकर अति खुश होने की बजाय और खींच गई। हाँ हाँ, अब तो मेरी कोई परवाह ही नहीं रही, मुझे कुछ हो गया तो आपको कौन सा फ़र्क पड़ेगा। मैंने एक बार कहा तो बॉडीगार्ड हटा लिए, मुझे मनाया भी नहीं और खुद अकेले चले गए। कोई बात नहीं, अब मैं भी ऐसा ही करूँगी। अगर आप अकड़ करेला हैं तो मैं भी आपकी ही बीवी हूँ, और बीवी के नखरे क्या होते हैं आपको अब पता चलेगा। उसने गुस्से से कॉलेज के अंदर आते हुए कहा। सोनिया, जो शायद उसका ही इंतज़ार कर रही थी, उसे देखते ही उसके पास भागी आई और अति के पीछे की तरफ नज़रें घुमाते हुए बोली, आज तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ने नहीं आया? क्यों, तुम उनके लिए राखी लाई थी? हाँ, तुम बहुत फ़नी हो, और तुम चिपकू, अति ने धीमे धीमे से बड़बड़ाते हुए कहा और क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। सोनिया भी उसके पीछे पीछे ही चल दी। उससे बचने के लिए अति जल्दी से एक लड़की के साथ जाकर बैठ गई। ये वही लड़की थी जिसके साथ वो पहले दिन भी बैठी थी, जो क्लास से ज़्यादा अपनी बुक्स में खोई हुई थी। लेकिन जब अति ने ध्यान से उसे देखा तो वो लड़की बुक में फ़ोन छिपाकर किसी से चैट करने में लगी हुई थी। अति के तो एकदम से होश उड़ गए, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही क्लास में एकदम से बातें होनी शुरू हो गई और फिर एकदम से सब शांत हो गया। अति को लगा शायद कोई टीचर होगा, लेकिन उसने सामने की तरफ देखा तो अक्षर अपने ग्रुप के साथ क्लास के अंदर आ रहा था, और अंदर आकर वो पहले टेबल पर पैर रखकर ऊपर की तरफ से बैठ गया और उसके ग्रुप के बाकी लड़के लड़कियां भी उसे घेर कर खड़े हो गए। हेलो गाइस, आई होप आप सबका मन कॉलेज में लग रहा होगा। नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना, आपका मनोरंजन करना हमारा फ़र्ज़ है। उसने सब स्टूडेंट्स को कहा, लेकिन उसकी नज़रें अति पर थी। अति भी घूरते हुए उसे ही देख रही थी। सभी स्टूडेंट्स चुपचाप खड़े थे। क्यों, हो जाए फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट, अक्षर ने अपने ग्रुप की तरफ देखते हुए कहा तो उसका पूरा ग्रुप चीयर अप करने लगा, जिससे उसके चेहरे पर एटीट्यूड भरी स्माइल आ गई। उसके बाद उसने आगे आगे खड़े एक लड़के को बुलाया जो दिखने में ही काफ़ी पढ़ाकू लग रहा था। वो लड़का सहमे हुए अक्षर की तरफ आया। मुन्नी का डांस तो सबने देखा है, आज मुन्ने का डांस देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, अक्षर ने कहा तो उसके ग्रुप के सभी लड़के लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसी के साथ उनमें से एक लड़के अमित ने अपने फ़ोन पर गाना चला दिया। चलो चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, इतने फ्री नहीं हम लोग जो एक ही परफॉर्मेंस देखने में इतना वक्त बर्बाद करें, अक्षर ने अपने साथ खड़े लड़के रजत को हाई फाई देते हुए कहा और फिर से हंसने लगा। वो लड़का धीरे धीरे डांस करने लगा, लेकिन अगले ही पल अक्षर ने उसे रोका और बोला,
यार मज़ा नहीं आया मुन्नी, थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए, चलो अपनी शर्ट उतारो। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त एक बार फिर से हंसने लगे तो बाकी सभी स्टूडेंट्स और रति मायूसी से उस लड़के को देखने लगे। उसने सॉरी मांगी और खुद को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अक्षर नहीं माना। उसने खुद ही उसकी शर्ट खींच दी, जिससे उसकी शर्ट दोबारा पहनने लायक भी नहीं रही। शर्मिंदगी से उस लड़के की नज़रें झुक गई थी, लेकिन अति की नज़रें अब अक्षर की तरफ एकदम उठी हुई थी और उन नज़रों में सिर्फ और सिर्फ ताप था। चलो चलो जल्दी शुरू हो जाए, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अक्षर ने कहा तो उस लड़के ने फिर से धीरे धीरे डांस करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार अक्षर ने उसे फिर से रोका और बोला, नहीं यार, अभी भी बात नहीं बनी, कुछ तो कमी है, लगता है तुम्हारी पैंट भी उतारनी पड़ेगी तभी मज़ा आएगा। अब ये बताओ कि इसे तुम खुद उतारोगे या ये शुभ काम मैं अपने हाथ से करूं? उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर से अक्षर को देखने लगे। कईयों की नज़र में उसके लिए गुस्सा था तो कईयों की नज़र में उससे डर था और साथ ही उस लड़के के लिए दया भावना। प्लीज़ ऐसा मत करो, आप कोई और टास्क दे दीजिए, मैं कर दूंगा, प्लीज़ ये चीज़ करने को मत कहिए। अब की तुमने काम की बात कही, यही बात पहले कह देते तो अब तक तो पूरा एंटरटेनमेंट मिल गया होता हम लोगों को। चलो देर आए दुरुस्त आए, अक्षर ने कहा और फिर एक नज़र फिर से अति को देखते हुए बोला, हम तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन माफ़ी मांगनी पड़ेगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो लड़का जल्दी से बोला। तो अक्षर और उसका ग्रुप एक बार फिर से हंसने लगा। मोना आगे आई और उस लड़के की तरफ देखते हुए व्यंग से बोली, ये मुन्नी को बदनाम ही नहीं भोली भी निकली, माफ़ी तुम्हें नहीं उस लड़की को मांगनी होगी। उसने अति की तरफ देखते हुए कहा तो सबकी नज़रें अब अति पर आ गई और अति के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे पता ही हो कि आगे यही होने वाला था। अति आगे आई और अक्षर की तरफ देखते हुए बोली, मैं तैयार हूँ माफ़ी मांगने के लिए, पर मेरी एक शर्त है। आज का पार्ट आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कल का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी पसंद आ रही है तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट बॉक्स को भर दिया करिए। सच में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ना, आप लोगों के कमेंट देखकर दिल खुश हो जाता है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।